नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। साथियों, आज में हम लोग करंट अफेयर्स की क्लास करने वाले हैं और ये जो करंट अफेयर्स की क्लास है, ये आपके घटना चक्र की बुक से करवाया जा रहा है। और घटना चक्र 2024 का जो करंट अफेयर्स क्विज है, करंट अफेयर्स क्विज की बुक से करवाया जा रहा है, आप देख सकते हैं। और समसामयिक घटनाओं को वस्तुनिष्ठ प्रश्न कोश और वार्षिक संकलन जो भी जनवरी 2024 से लेकर के सितंबर 2024 तक दिया गया है, आप देख सकते हैं। सितंबर 2024 तक का महत्वपूर्ण जितना भी क्विज है और उसके सॉल्यूशन सहित आज की क्लास में कंप्लीट करवाएंगे। और ये एक ऐसा वीडियो है जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और ये सिंगल एक ऐसा वीडियो होगा जो कि बहुत सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को बिना किसी देरी के। और ये आपका करंट अफेयर्स क्विज घटना चक्र की तरफ से करवाया जा रहा है। स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन होगा, एक राष्ट्र एक चुनाव के संबंध में उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ाया था, आपको एक एक्स्ट्रा क्लास दी थी एक राष्ट्र एक चुनाव की। और इसके बारे में क्वेश्चन है कि देश में 2 चरणों में चुनाव करवाना है। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ कराना। दूसरे चरण में आम चुनाव के संपन्न होने के 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय यानी कि पंचायत और नगर पालिका के चुनाव कराना। सभी चुनावों के लिए एक समान मतदाता सूची। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ये आपका क्वेश्चन है, आप देख लीजिए और इसके क्वेश्चन अपने हिसाब से बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही हैं एक बार आप देख लीजिए। तो इसमें देश में 2 चरणों में चुनाव होगा, एकदम सही है। पहले लोकसभा का होगा, फिर राज्यसभा और जितने भी स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं वो सभी करवाए जाएंगे। पहले चरण में लोकसभा विधानसभा का चुनाव एक साथ कराना और दूसरे चरण में जितने भी पंचायत और नगर पालिका के चुनाव है ये करवाए जाएंगे 100 दिनों के भीतर। तीसरा भी सही है, दूसरा भी सही है। सभी चुनाव के लिए एक समान मतदाता सूची होगी, ये कथन भी सही है। उपयुक्त सभी कथन इसके सही हैं। एक बार एक राष्ट्र एक चुनाव के संबंध में उच्च स्तरीय की सिफारिशों को मंजूरी दी गई है और कौन कौन से इसमें प्रावधान किए गए हैं एक बार ये देख लीजिए आप। मंजूरी प्रदत्त की गई है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। और कब? 18 सितंबर 2024 को इसे पास किया गया है। उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें कौन कौन सी ये देख लीजिए। देश में 2 चरणों में चुनाव करवाया जाएगा इसमें। और पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ करवाना और दूसरे चरण में आम चुनाव के संपन्न होने के 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय पंचायत और नगर पालिका के लिए चुनाव करवाया जाएगा इसमें, ठीक है। सभी निर्वाचनों के लिए एक समान मतदाता सूची जारी की जाएगी। एक कार्यान्वयन समूह का गठन करना इसमें शामिल है। और त्रिशंकु सदन और अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में नए सिरे से चुनाव कराए जाने पर नई सरकार का कार्यकाल पूर्ण अवधि का शेष होगा। समिति द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल के तालमेल के लिए संविधान में अनुच्छेद 82A जोड़ने का प्रस्ताव भी शामिल है। एक राष्ट्र एक चुनाव के संबंध में उच्च स्तरीय समिति का गठन भारत सरकार द्वारा 2 सितंबर 2023 को राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से किया जाएगा। किस लिए ये जरूरी है? तो लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और नगर पालिकाओं और पंचायतों में एक साथ चुनावों के तौर तरीकों की जांच और सिफारिश करने हेतु। उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष थे रामनाथ कोविंद, जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं। और उच्च स्तरीय समिति के ने एक राष्ट्र एक चुनाव विषयक अपनी रिपोर्ट सौंपी है 14 मार्च 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, ठीक है। तो ये एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से आपके बन जाएंगे। और यहाँ पे स्टैटिक जीके, इससे रिलेटेड स्टैटिक जीके देख सकते हैं आप। यहाँ पे इससे रिलेटेड जो भी स्टैटिक जीके है आप इस पर एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। इससे आपका और भी थोड़ा सा ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। देखेंगे आप वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो ये है आपके राजीव कुमार। भारत के प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? वर्ष 1951-52 में हुए थे प्रथम आम चुनाव। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये थे सुकुमार सेन, मार्च 1950 से लेकर के दिसंबर 1958 तक। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष की बात करेंगे, ये थे जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर इनका पूरा फुल नाम था और ये प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपको यहाँ पे कथन दिए हुए हैं और इन पर विचार करना है और बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। 1 से 30 सितंबर 2024 के मध्य देश भर में 7वां राष्ट्रीय पोषण माह 2024 मनाया गया। ये एकदम सही है, याद रखेंगे। 7वां राष्ट्रीय पोषण माह 1 से 30 सितंबर के बीच में मनाया गया। और 31 अगस्त 2024 को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने नई दिल्ली में 7वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया था।
क्या ये कथन सही है? ये गलत है, याद रखेंगे। दूसरा कथन इसमें गलत है। तो कौन से कथन सही है? केवल एक। ठीक है। सातवां, राष्ट्रीय पोषण माह 2024 के बारे में निम्नलिखित कथन देख सकते हैं। ये कब मनाया गया? तो 1 से 30 सितंबर 2024 के मध्य मनाया गया है और इसका उद्देश्य रहा है मिशन पोषण 2.0 के आधार पर जीवन चक्र दृष्टिकोण के माध्यम से कुपोषण से व्यापक रूप से निपटना। ये इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। किसके द्वारा बनाया गया? तो यह महिला और बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा बनाया गया है और इस वर्ष यह माह एनीमिया, विकास निगरानी, पूरक आहार, पोषण भी, पढ़ाई भी, बेहतर शासन के लिए प्रौद्योगिकी और एक पेड़ मां के नाम विषय पर केंद्रित रहा। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से इसका शुभारंभ किया था। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यही चीज गलत लिखा हुआ है, नई दिल्ली। यहाँ पे नई दिल्ली नहीं होगा, ये गुजरात के महात्मा मंदिर से, गुजरात के महात्मा मंदिर से इसको शुभारंभ किया था। महात्मा मंदिर, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 17 से 20 सितंबर 2024 के मध्य 8वां भारत जल सप्ताह 2024 नई दिल्ली में आयोजित हुआ। ये कथन एकदम सही है और इसका मुख्य विषय था समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए साझेदारी और सहयोग। ये इसका प्रमुख विषय था। इसमें दोनों कथन सही हैं, याद रखिएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 8वां भारत जल सप्ताह 2024 आयोजित हुआ है और इस कब आयोजित हुआ? 17 से 20 सितंबर 2024 के मध्य। और ये कहाँ हुआ? भारत मंडपम नई दिल्ली में होता है। इसके द्वारा हुआ, यह जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किया गया। मुख्य विषय समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए साझेदारी और सहयोग इसका प्रमुख विषय रहा और उद्घाटन किया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया 8वें भारत जल सप्ताह का। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली वात्सल्य एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम वात्सल्य योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में एनपीएस वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया। क्या यह कथन सही है? याद रखिएगा, यह एकदम सही है। यह नाबालिगों 18 वर्ष से कम आयु के लिए शुरू की गई एक पेंशन योजना है। यह भी कथन सही है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2024-25 में की थी। यह भी सही है। और इस योजना के तहत माता पिता बच्चे के नाम पर प्रतिवर्ष न्यूनतम 1000 रुपए का निवेश कर सकते हैं। ये कथन भी यहाँ पे एकदम सही है। ठीक है, याद रखेंगे। तो इसमें सभी कथन सही हैं, उपयुक्त सभी डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली वात्सल्य एनपीएस वात्सल्य योजना के बारे में एक बार देख लीजिए। क्या क्या इसमें नए प्रावधान किए गए हैं और ये आपको बहुत जरूरी है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये जो करंट अफेयर्स होता है ये सभी एग्जाम के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आप अदर सब्जेक्ट तैयार करते हैं। यह एनपीएस वात्सल्य योजना क्या है? यह नाबालिगों के लिए एक पेंशन योजना है। शुभारंभ कब हुआ? 18 सितंबर 2024 को इसका शुभारंभ होता है और ये कहाँ हुआ? नई दिल्ली में होता है। शुभारंभकर्ता कौन है? केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका शुभारंभ किया और इस योजना की घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री ने की थी 23 जुलाई 2024 को केंद्रीय बजट 2024-25 में। यह नई पहल शुरू की गई है और बच्चों के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने के लिए इसको शुरू किया गया। यह योजना संचालित होगी तो पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए के तहत इसको संचालित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, 16 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किया। यह रैपिड रेल कहां से कहां तक परिचालित है? इसके बारे में बात करेंगे। यह जो रेल है आपकी अहमदाबाद से लेकर के भुज के बीच में संचालित होगी। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, अहमदाबाद से भुज। ठीक है, नमो भारत रैपिड रेल इसका नाम दिया गया है और इसके बारे में और भी जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं एक बार देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अहमदाबाद गुजरात में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। यह कब होता है? 16 सितंबर 2024 को। और 16 सितंबर को और कौन सा डे मनाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस भी मनाया जाता है। याद रखेंगे, विश्व ओजोन परत दिवस या ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये आपका एडिशनल जानकारी है, याद रखेंगे। प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित और शिलान्यास की गई विकास परियोजनाओं की लागत कितनी है? 8000 करोड़ रुपए से अधिक और इससे परियोजनाएं संबंधित हैं रेलवे, सड़क, बिजली, आवास और वित्त क्षेत्र से संबंधित है। इसमें शुरू की गई योजनाएं। प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया तो भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल अहमदाबाद से भुज के बीच इसको उद्घाटन किया है और प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई है तो कई रूटों पर चलने वाले वंदे भारत ट्रेनों को।
इस वंदे भारत ट्रेनों में शामिल है नागपुर से सिकंदराबाद, नागपुर से, आप देखेंगे नागपुर से सिकंदराबाद, कोल्हापुर से पुणे, आगरा कैंट से बनारस, दुर्ग से विशाखापट्टनम, पुणे से हुबली और वाराणसी से दिल्ली के लिए 20 कोच वाली पहली वंदे भारत ट्रेन इसमें शुरू की गई। प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के सिंगल विंडो आईटी सिस्टम स्वीट्स, ये भी आप प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 13 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन मौसम को स्वीकृति प्रदान की और इस मिशन के संबंध में निम्न कथाओं पर विचार कीजिए। यह अगले 2 वर्षों के लिए मिशन मौसम को स्वीकृति दी गई है, क्या ये सही है? यस, ये कथन आपका एकदम सही है। ठीक है, इस अवधि के लिए इस मिशन हेतु परिव्यय राशि 2000 करोड़ रुपए है, ये भी सही है। यह 2 वर्षों के लिए, ऐसे याद रखेंगे 2 वर्षों के लिए है और इसमें 2000 रुपए राशि है और मुख्य रूप से यह मिशन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा, ये कथन भी सही है। तो इसके सभी कथन सही है, 1, 2 और 3 कौन से कथन सही पूछ रहा है, तो उपयुक्त सभी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। साथियों, अगर क्लास पसंद आए तभी क्लास को लाइक कीजिएगा वरना मत कीजिएगा, लेकिन आप सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स है, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं अगर आप सच में एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। अगर आप 17th बीपीएससी बिहार के लिए तैयारी कर रहे हैं या आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या तो आप यूपीएससी, यूपीपीसीएस या आप एनटीपीसी, जिनका भी एनटीपीसी का एग्जाम है, और आरआरबी एएलपी वाले जितने भी आरआरबी एएलपी दे रहे हैं, टेक्नीशियन और भी जितने आपके एग्जाम हैं, सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ही क्वेश्चन बार बार पूछता है। मिशन मौसम के अंतर्गत क्या क्या है, ये इसे स्वीकृति प्रदत्त किया गया है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। कब? 11 सितंबर 2024 को और मिशन की अवधि 2 वर्ष है। इस अवधि के लिए परिव्यय राशि है 2000 करोड़ रुपए और लक्ष्य है भारत को हर मौसम के लिए तैयार और जलवायु स्मार्ट बनाना है। आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, मई 2024 में किसने राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम एनएसआईसी के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सीएमडी के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो इनका नाम है डॉक्टर शुभ्रांशु शेखर आचार्य। डॉक्टर शुभ्रांशु शेखर आचार्य, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और डॉक्टर शुभ्रांशु शेखर आचार्य की बात करेंगे तो 2 मई 2024 को राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम एनएसआईसी के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सीएमडी के रूप में पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 मई 2024 को कौन उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग डीपीआईआईटी के नए निदेशक नियुक्त हुए हैं? इनका नाम है प्रतिमा सिंह। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रतिमा सिंह। प्रतिमा सिंह के बारे में बात करें तो भारतीय राजस्व सेवा IRS ये जो है अधिकारी हैं। प्रतिमा सिंह IRS के अधिकारी हैं और यह चर्चा में क्यों है, तो 1 मई 2024 को केंद्र सरकार द्वारा उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग डीपीआईआईटी की नई निदेशक प्रतिमा सिंह नियुक्त हुई हैं। इससे रिलेटेड स्टैटिक जीके देख लीजिए। डीपीआईआईटी की स्थापना कब होती है, तो डीपीआईआईटी की स्थापना वर्ष 1995 में होती है और इससे संबंधित मंत्रालय है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इससे संबंधित है। इसके प्रमुख कार्य की बात करेंगे तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में तेजी लाना, उद्योगों एवं व्यापार के संतुलित विकास में सहायता प्रदान करके देश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, यह इसका प्रमुख कार्य है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में सिमोन हैरिस ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है? सिमोन हैरिस की बात करेंगे तो यह आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है और सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं, याद रखेंगे, सबसे युवा प्रधानमंत्री बन चुके हैं सिमोन हैरिस। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सिमोन हैरिस की बात करेंगे तो 9 अप्रैल 2024 को आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया इन्होंने और वह इस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। स्थान लिया है भारतीय मूल के लियो वराडकर का। इसके पहले जो प्रधानमंत्री थे यहाँ के, उनका नाम था लियो वराडकर और ये वर्तमान में भी सिमोन हैरिस इन्हीं के स्थान पर बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न है, अप्रैल 2024 में शेख अहमद अल अब्दुल्ला अल सबा किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? शेख अहमद, यहाँ पे नाम बड़ा है, याद रखिएगा। शेख अहमद अल अब्दुल्ला अल सबा किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? कुवैत के। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अप्रैल 2024 में कुवैत के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं और स्थान लिया है शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल सबा का, याद रखेंगे। अगला इससे रिलेटेड जीके देख लीजिए। राजधानी क्या है कुवैत की, तो कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी। मुस्को क्या है, तो मुस्को यहाँ की
यह मुस्फ मतलब एक तरह से याद रखिएगा यहाँ की करेंसी की बात करेंगे, मुद्रा, सॉरी यहाँ पे मुस्फ शायद मुद्रा ही लिखा है, यहाँ पे मुद्रा की बात करेंगे, मुद्रा है कुवैती दिनार। वर्तमान में कुवैत के अमीर कौन है? तो शेख मिसाल अल अहमद अल जबर अल सबा यहाँ के अमीर हैं। अगला प्रश्न है 8 अप्रैल 2024 को पीटर हिग्स का निधन हो गया और वह कौन थे? वह एक भौतिकविद थे, पीटर हिग्स, और इन्होंने हिग्स और बोसान की खोज की थी शायद, वो याद रखेंगे। प्रसिद्ध ब्रिटिश भौतिकविद एवं नोबेल पुरस्कार विजेता है पीटर हिग्स, और चर्चा में क्या है तो 8 अप्रैल 2024 को इनका निधन हो गया। उन्हें बेल्जियम के फ्रांसुआ एंगलर्ड के साथ हिग्स बोसान कण की खोज करने हेतु वर्ष 2013 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा चुका है। तो हिग्स बोसान जो कण है, ज्योग्राफी में आप पढ़ते होंगे, उन्हीं की खोज इन्हीं के द्वारा की गई थी। वो जो हिग्स बोसान कण है उसकी खोज पीटर हिग्स के द्वारा की गई। अगला प्रश्न है अप्रैल 2024 में ओस्माने सोनको किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? सेनेगल के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं ओस्माने सोनको, याद रखेंगे, ओस्माने सोनको, और ये नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए, याद रखेंगे, ठीक है। ओस्माने सोनको की बात करेंगे तो यह चर्चा में क्यों है? अप्रैल 2024 में सेनेगल के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं ओस्मान सोनको, और उन्हें सेनेगल के राष्ट्रपति बसिरो डियोमाये फे द्वारा नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है आपका, इनसे रिलेटेड स्टैटिक जीके देख लीजिए। स्टैटिक जीके की बात करेंगे तो सेनेगल के बारे में, यह एक पश्चिमी अफ्रीकी देश है। सेनेगल एक आपका पश्चिमी अफ्रीकी देश है, और राजधानी की बात करेंगे तो इसकी राजधानी है डकार। सेनेगल की राजधानी है डकार। मुस्फ यहाँ की मुस्फ यानी कि मुद्रा, मुस्फ एक तरह से है यहाँ पे मुद्रा है, याद रखेंगे। वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। और साथियों हम सोच रहे हैं कि आपके लिए विभिन्न देश से जितने भी अभी तक देश हैं सभी देशों की प्रमुख राजधानी आपके लिए लेकर के आए, तो कोशिश करेंगे कि जल्दी ही राजधानी वाला वीडियो आप सभी के लिए लेकर के आए। प्रश्न है आपका, अप्रैल 2024 में भारतीय राजस्व सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी जगजीत पावड़िया को कहाँ स्थित अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड INCB का अध्यक्ष दोबारा चुना गया है? तो इनको वियना में चुना गया है। वियना किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया। यह ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, याद रखिएगा, ठीक है। जगजीत पवाड़िया के बारे में बात करेंगे तो यह भारतीय राजस्व सेवा की सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। चर्चा में क्यों है? तो यह अप्रैल 2024 में अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड INCB के अध्यक्ष दोबारा चुना गया इनको, और इससे पहले वह मई 2021 में इस पद पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, अप्रैल 2024 में क्रिस्टीना जॉर्जिवा दूसरी बार किस वैश्विक संगठन की प्रबंध निदेशक MD नियुक्त हुई? तो यह आपकी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की प्रबंध निदेशक MD नियुक्त हुई हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्रिस्टीना जॉर्जिवा की बात करेंगे तो अप्रैल 2024 में दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की प्रबंध निदेशक नियुक्त हुई, और उनका दूसरा कार्यकाल 5 वर्ष के लिए रहेगा, जो 1 अक्टूबर 2024 को शुरू होगा। रिलेटेड जीके की बात करेंगे तो IMF की स्थापना कब होती है? 1944 में, याद रखेंगे। IMF की स्थापना वर्ष 1944 में होती है। मुख्यालय की बात करेंगे तो IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC USA में स्थित है, और इसमें कुल सदस्य देश है 190। वर्तमान में IMF में 190 देश है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन विप्रो लिमिटेड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त हुए हैं? इनका नाम है श्रीनी पल्लिया। यह आपके विप्रो लिमिटेड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त हुए हैं, याद रखेंगे। इसके बारे में देख लीजिए आपका श्रीनी पल्लिया की बात करेंगे तो अप्रैल 2024 में विप्रो लिमिटेड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त हुए, और इनका कार्यकाल 5 वर्ष का था। रिलेटेड स्टैटिक जीके में देखेंगे तो विप्रो लिमिटेड के बारे में, यह बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी IT कंपनी है। IT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी है, और इस विप्रो की स्थापना होती है वर्ष 1945 में। संस्थापक थे इसके MH हाशम प्रेम जी इसके संस्थापक रहे। इसका मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में, और वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष है ऋषभ प्रेम जी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अप्रैल 2024 में केंद्र सरकार ने किसे 16वें वित्त आयोग का नया पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है? तो याद रखिएगा, यह नियुक्त हुए मनोज पांडा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16वें वित्त आयोग के नए पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त हुए हैं मनोज पांडा। यह एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है। चर्चा में क्यों है? तो अप्रैल 2024 में केंद्र सरकार के द्वारा 16वें वित्त आयोग के नए पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त हुए हैं, और
31 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष रहे डॉक्टर अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग का गठन किया था। रिलेटेड स्टैटिक जीके की बात करेंगे, यहाँ पे यह एक संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग की बात की जा रही है तो वित्त आयोग आपका कैसा निकाय है? यह आपका संवैधानिक निकाय है वित्त आयोग, ठीक है। और वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280(1) में गठित है। इसका गठन प्रति 5 वर्ष के लिए किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। इसमें एक अध्यक्ष एवं सदस्य होते हैं, तो इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। पहला वित्त आयोग वर्ष 1951 में किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? केसी नियोगी, याद रखेंगे, केसी नियोगी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 2 जुलाई 2024 को राजस्थान मंत्रिमंडल द्वारा नागरिक विमानन नीति 2024 को मंजूरी प्रदान की गई और इस नीति के अंतर्गत ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ बनाया जाएगा? यह आपका कहाँ बनाया जाएगा? कोटा, राजस्थान में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में नागरिक विमानन नीति 2024 को मंजूरी दी गई और मंजूरी प्रदत्त की गई 2 जुलाई 2024 को। मंजूरी प्रदाता कौन थे? राजस्थान मंत्रिमंडल। और इस नीति के अंतर्गत फ्लाइंग स्कूल खोले जाएंगे किशनगढ़, झालावाड़, भीलवाड़ा में। 3 जगह किशनगढ़, झालावाड़ और भीलवाड़ा में फ्लाइंग स्कूल खोले जाएंगे। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा कोटा में और एरो सिटी बनाई जाएगी जयपुर में। इंपॉर्टेंट है राजस्थान में नागरिक विमानन नीति। अगला प्रश्न है, जून 2024 में मध्य रेलवे द्वारा स्थापित भारतीय रेलवे के पहले फ्लोटिंग और संयंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मध्य रेलवे द्वारा फ्लोटिंग और संयंत्र पश्चिमी घाट स्थित इगतपुरी झील में स्थापित किया गया है। क्या ये सही है? एकदम सही है। फिर इस सौर संयंत्र की क्षमता 12.5 मेगावाट है, तो ये गलत है, ठीक है। इसमें सिर्फ पहला ऑप्शन सही है। रेलवे द्वारा फ्लोटिंग और संयंत्र पश्चिमी घाट स्थित इगतपुरी झील में स्थापित किया गया है, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, केवल एक। मध्य रेलवे द्वारा पहली बार फ्लोटिंग तैरता हुआ सौर संयंत्र की स्थापना हुई और स्थापना की गई है जून 2024 में। यह संयंत्र स्थापित किया गया पश्चिमी घाट में स्थित इगतपुरी झील में। क्षमता है 10 मेगावाट। यहाँ पे कितना दिया हुआ है? यहाँ पे बहुत ज्यादा दिया है, 12.5 और 10 मेगावाट इसका सही आंसर है। विशेषता क्या है? तो भारतीय रेलवे द्वारा अपनी तरह की पहली पहल शुरू की गई। प्रश्न है आपका, जून 2024 में कौन सा सैन्य स्टेशन प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला दूसरा सैन्य स्टेशन बन गया है? यह बना है आपका जयपुर सैन्य स्टेशन। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला दूसरा सैन्य स्टेशन, यह जयपुर सैन्य स्टेशन बना है और इस रोड का उद्घाटन 26 जून 2024 को हुआ। प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला सैन्य मिलिट्री स्टेशन असम के गुवाहाटी में स्थित नारंगिक सैन्य स्टेशन से मिलता हुआ है और यह बनाया गया था वर्ष 2019 में और दूसरा बनाया गया है अभी जयपुर में सैन्य स्टेशन। अगला प्रश्न है, जून 2024 में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 97% से अधिक साक्षरता प्राप्त करने के दृष्टिगत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को पूर्णकालशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया? यह लद्दाख है। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पूर्णकालशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई घोषित हुई है 24 जून 2024 को। घोषित प्रशासनिक इकाई लद्दाख और घोषित कर्ता कौन थे? लद्दाख के उपराज्यपाल BD मिश्रा। क्यों घोषित किया गया? तो उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 97% से अधिक साक्षरता प्राप्त करने के दृष्टिगत इसको घोषित किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन CSTO से बाहर निकलने की घोषणा की है? यह है आपके आर्मेनिया। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आर्मेनिया। सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन CSTO की बात करेंगे तो यह जून 2024 में आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियान ने इस संगठन से बाहर निकलने की घोषणा की है और CSTO के बारे में इसका गठन रूस के नेतृत्व में वर्ष 1992 में सामूहिक सुरक्षा संधि के रूप में हुआ था, याद रखेंगे। और जिसमें सदस्य देश की बात करेंगे तो किसी देश पर हमला होने पर एक दूसरे की सहायता करने की शपथ लेते हैं जो भी CSTO में सदस्य होते हैं। इसके अन्य सदस्य देशों में बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस तथा ताजिकिस्तान भी शामिल है और इसका मुख्यालय है मॉस्को, रूस। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में डिजिटल उत्तर प्रदेश कॉन्क्लेव 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? यह है आपका उत्तर प्रदेश डिजिटल उत्तर प्रदेश कॉन्क्लेव 2024 लखनऊ में आयोजित हुआ है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिजिटल उत्तर प्रदेश कॉन्क्लेव की बात करेंगे तो यह 2024 में आयोजित हुआ और 28 जून 2024 को यह आयोजित होता है लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। इसके द्वारा आयोजित किया गया द इकोनॉमिक्स टाइम्स द्वारा IT और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से। मुख्य विषय की बात करेंगे डिजिटल उत्तर प्रदेश कॉन्क्लेव की अनलिमिटेड पोटेंशियल इन ई गवर्नेंस एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन, ये इसका प्रमुख मुख्य विषय था। प्रश्न है आपका अगला, जून 2024 में यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजित कहाँ किया गया? यह आपका
स्विट्जरलैंड में आयोजित होता है? यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2024, ये आपका स्विट्जरलैंड में आयोजित हुआ 15-16 जून 2024 के मध्य। स्विट्जरलैंड यूक्रेन में शांति की दिशा में मार्ग प्रशस्त करना। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति वियोला एम हर्ड ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, जून 2024 में भारत हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? यह आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। टी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन 2024 की बात करेंगे तो यह 13-14 जून 2024 के मध्य आयोजित हुआ। यह नई दिल्ली में आयोजित होता है और किसके द्वारा? तो यह विदेश मंत्रालय, भारत सरकार तथा फिक्की की सह मेजबानी में होता है। इसमें बांग्लादेश, भारत, केन्या, मेडागास्कर, मालदीव, मोजाम्बिक, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, सेशेल्स और तंजानिया समेत IORA के सदस्य देशों के अधिकारी तथा विशेषज्ञ इसमें शामिल हुए थे। जून 2024 में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच वर्ष 2024 के लिए पहली कमांड एंड कंट्रोल कंपेटिबिलिटी बोर्ड की बैठक कहाँ आयोजित हुई? यह नई दिल्ली में आयोजित होती है, याद रखेंगे। और कब आयोजित हुई? 4 से 7 जून 2024 के मध्य मानेकशा सेंटर नई दिल्ली में। मानेकशा सेंटर नई दिल्ली में आयोजित होती है। 38 सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया हेडक्वार्टर्स इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के ब्रिगेडियर राहुल आनंद ने, और 29 सदस्यीय अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने वाले थे US इंडो पैकोम के कार्यकारी निदेशक पॉल निकोलसन ने। रिलेटेड जी स्टैटिक जीके की बात करेंगे तो यह CCCB यानी कि CCCB क्या है, इसके बारे में बात करें तो यह आपका भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संचार, कंपैटिबिलिटी और सुरक्षा समझौते के अनुच्छेद 11 के तहत गठित तकनीकी विशेषज्ञ समूह है। यह समझौता हुआ था वर्ष 2018 में। अगला प्रश्न है, मई 2024 में चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के बीच 9वां त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? यह सियोल में आयोजित होता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के बीच 9वां त्रिपक्षीय सम्मेलन 2024 सियोल में सम्मिलित हुआ। 27 मई 2024 को आयोजित होता है और ये सियोल दक्षिण कोरिया में पड़ता है। इन 3 राष्ट्रों के बीच विगत 4 वर्ष में आयोजित होने वाला यह पहला शिखर सम्मेलन है। उल्लेखनीय है कि ये तीनों एशियाई राष्ट्र मिलकर वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 25% का योगदान करते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूरोपीय संघ और भारत की 14वीं वार्ता 2024 कहाँ आयोजित हुई? यह आपकी नई दिल्ली में आयोजित होती है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कब होती है? 7 मई 2024 को, और किसके बीच होती है? यूरोपीय संघ एवं भारत के मध्य होती है। कहाँ? नई दिल्ली में, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका प्रतिवर्ष विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? कुछ प्रश्न है वर्ष और दिवस से, आप देख सकते हैं वर्ष और दिवस से कुछ प्रश्न यहाँ पे लिए गए हैं, तो देख लीजिएगा। प्रतिवर्ष विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 29 मई को मनाया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विश्व पाचन दिवस यह 29 मई 2024 को मनाया गया। वर्ष 2024 का विषय था योर डाइजेस्टिव हेल्थ मेक इट अ प्रायोरिटी, इसका थीम था। और उद्देश्य क्या है? पाचन संबंधी समस्याओं के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रतिवर्ष 31 मई को मनाया जाता है, एकदम सही है। और वर्ष 2024 में इस दिवस का मुख्य विषय अन्न उगाओ तंबाकू नहीं, ये गलत है। ठीक है, इसका ये नहीं होगा। बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना, यह इसका प्रमुख थीम थी, तो यह गलत हो जाएगा। केवल एक सही है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 यह 31 मई 2024 को मनाया गया। बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना, यह इसका थीम था। प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस, उद्देश्य है तंबाकू से संबंधित उत्पादों के हानिकारक प्रभावों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना। भारत में तंबाकू का सेवन करने वाले लोगों की संख्या विश्व में चीन के बाद दूसरी सबसे अधिक है। WHO के अनुसार सभी क्षेत्रों में वयस्कों की तुलना में बच्चे ई सिगरेट का अधिक उपयोग कर रहे हैं। वैश्विक के स्तर पर 13 से 15 वर्ष की आयु के अनुमानित 37 मिलियन युवा तंबाकू का उपयोग करते हैं। विश्व के 1.3 बिलियन तंबाकू उपयोगकर्ताओं में से लगभग 80% निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं। तंबाकू महामारी से निपटने के लिए WHO के सदस्य देशों ने वर्ष 2003 में तंबाकू नियंत्रण पर विश्व स्वास्थ्य संगठन फ्रेमवर्क WHO FCTC को अपनाया। और भारत में तंबाकू के नियंत्रण हेतु पहल हुई है राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम NTCP के तहत, और शुरू हुआ था वर्ष 2007-8 में। उद्देश्य है तंबाकू के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। नेक्स्ट प्रश्न है,
मई 2024 में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस कब मनाया गया? यह मनाया जाता है 29 मई को। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस मनाया गया 2000 और यह 29 मई 2024 को मनाया गया। मुख्य विषय था फिट फॉर द फ्यूचर बिल्डिंग बेटर टुगेदर। अगला प्रश्न है, मई 2024 में अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? यह मनाया गया 28 मई को। अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्यवाही दिवस 28 मई को मनाया गया और इसका विषय था मोबिलाइजिंग इन क्रिटिकल टाइम्स ऑफ थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट प्रश्न है, मई 2024 में वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया गया? वर्ल्ड हंगर डे याद रखेंगे, वर्ल्ड हंगर डे मनाया गया था 28 मई को। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यह 28 मई 2024 को मनाया गया और इसकी मुख्य विषय था इसका थ्रिविंग मदर्स थ्रिविंग वर्ल्ड, थ्रिविंग मदर्स एंड थ्रिविंग वर्ल्ड। द हंगर प्रोजेक्ट एक वैश्विक आंदोलन है जो भूख से मुक्त विश्व बनाने को समर्पित है। अन्य तथ्य हैं, विश्व भर में युद्ध, अकाल, जलवायु परिवर्तन और अन्य कारणों से महिलाएं और बच्चों के कुपोषण का सामना कर रहे हैं। यूनिसेफ के अनुसार वर्तमान में 1 बिलियन से ज्यादा किशोरियों और महिलाएं कुपोषण से पीड़ित हैं। सोफी 2023 के अनुसार विश्व भर में 42% लोग स्वस्थ आहार का खर्च नहीं उठा सकते। अगला प्रश्न, मई 2024 में पहला अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस कब मनाया गया? पहला अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस की बात करेंगे तो यह 24 मई को मनाया गया है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मारखोर दिवस के बारे में बात करेंगे तो पहला अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस 2024 में मनाया गया 24 मई को। और उल्लेखनीय है कि 2 मई 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रतिवर्ष 24 मई को इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की गई थी। उद्देश्य है मारखोर के संरक्षण में बारे में जागरूकता प्रदान करना। रिलेटेड स्टैटिक जीके है, मारखोर बकरी की एक प्रजाति है। याद रखेंगे, बहुत लोग इसको कुछ और समझ रहे होंगे, लेकिन मारखोर क्या है? मतलब मारखोर बकरी की एक प्रजाति है जो पाई जाती है अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान सहित मध्य और दक्षिण एशिया के पहाड़ी क्षेत्रों में यह पाई जाती है। यह एक बकरी की प्रजाति होती है। इसका वैज्ञानिक नाम है कैप्रा फाल्कोनेरी। कैप्रा फाल्कोनेरी इसका वैज्ञानिक नाम है और इसे किस संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट में शामिल किया गया है? IUCN। IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यह कहाँ का राष्ट्रीय पशु है? तो यह जो है पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है, यह भी याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको याद रखना है मारखोर बहुत इंपॉर्टेंट है। मारखोर और पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है, ये आपको याद रखना है। स्टैटिक में आपसे पूछा जा सकता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 20 मई 2024 को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, ये कथन आपका गलत है। ठीक है। और वर्ष 2024 में इस दिवस का मुख्य विषय था योजना का हिस्सा बने, ये एकदम सही था। याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 22 मई को मनाया जाता है। याद रखेंगे 22 मई को मनाया जाता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा पहला ऑप्शन। केवल 2 इसमें सही है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2024 मनाया गया 22 मई 2024 को और योजना का हिस्सा बने, बी पार्ट ऑफ द प्लान, ये इसकी थीम थी। जैव विविधता के संरक्षण के बारे में लोगों में जागरूकता को बढ़ाना, यही इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में विश्व माप विज्ञान दिवस कब मनाया गया? विश्व माप विज्ञान दिवस कब मनाया गया? यह मनाया गया 20 मई को। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विश्व माप विज्ञान दिवस 2024 मनाया गया और यह 20 मई 2024 को। इसका मुख्य विषय था सस्टेनेबिलिटी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस यह मनाया गया है 18 मई को। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस शिक्षा और अनुसंधान के लिए संग्रहालय, यह इसका मुख्य विषय था। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया गया 17 मई को। विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 17 मई को मनाया गया और इसका मुख्य विषय था सतत विकास के लिए डिजिटल नवाचार, डिजिटल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगला प्रश्न है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आपका क्वेश्चन आता है। 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे की बात करेंगे, यह 17 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 17 मई 2024 को मनाया गया। इसका मुख्य विषय रहा मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिवर लॉन्ग। ठीक है, ये लिव लॉन्गर इसकी मुख्य विषय था। ठीक है। WHO के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अनुमानित 294 मिलियन से अधिक लोग उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं। उच्च रक्तचाप मतलब हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं।
अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस यह मनाया गया आपका 15 मई को। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 15 मई को यह मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2024 यह परिवार और जलवायु परिवर्तन के द्वारा मनाया गया, फैमिलीज एंड क्लाइमेट चेंज इसका मुख्य विषय था। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं। प्रश्न है आपका 22 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन IIT BHU और डेनमार्क के बीच रणनीतिक गठबंधन ने कहाँ स्वच्छ नदियों और नवाचारी स्मार्ट प्रयोगशाला परियोजना का अनावरण किया है? यह वाराणसी में किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्वच्छ नदियों पर नवाचारी स्मार्ट प्रयोगशाला परियोजना यह वाराणसी में होती है। अनावरण किया राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन IIT BHU और डेनमार्क के बीच रणनीतिक गठबंधन ने इसका अनावरण किया है। ठीक है। SLCR की स्थापना की गई वाराणसी में। यह गठबंधन एक अनूठी त्रिपक्षीय पहल है। भारत सरकार जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग IIT BHU और डेनमार्क सरकार के बीच इसको आयोजित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 8 अगस्त 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान प्रारंभ करने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं और इस अभियान के अंतर्गत प्रतिवर्ष कितने युवाओं को बैंक से ऋण दिलाकर वित्तीय अनुदान दिया जाएगा? तो लगभग इसमें 1 लाख रुपए, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1 लाख रुपए वित्तीय अनुदान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान प्रारंभ करने का निर्देश दिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 8 अगस्त 2024 को। उद्देश्य है प्रदेश के शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना, इसका मुख्य उद्देश्य है। इस योजना का प्रावधान किया गया वित्तीय वर्ष 2024-25 के मूल बजट में और इस अभियान के अंतर्गत प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को बैंकों से ऋण दिलाकर वित्तीय अनुदान प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है, 30 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस विधेयक में नाबालिग, दिव्यांग, मानसिक रूप से दुर्बल व्यक्ति, महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के अवैध मतांतरण में न्यूनतम 5 वर्ष या अधिकतम 14 वर्ष तक के कठोर कारावास या न्यूनतम 1 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। ये एकदम सही है। सामूहिक अवैध मतांतरण में न्यूनतम 7 वर्ष अधिकतम 20 वर्ष तक के कठोर कारावास और न्यूनतम 2 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है, ये गलत है। तो याद रखेंगे इसका एक ऑप्शन सही है। इसके बारे में एक बार देख लीजिए, मैं आपको अच्छे से इसके बारे में बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 यह आपका धर्मांतरण से संबंधित विधेयक लाया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। पारित हुआ है उत्तर प्रदेश विधानसभा के द्वारा 30 जुलाई 2024 को आया और उद्देश्य है राज्य में धर्म संपरिवर्तन संबंधी घटनाओं को प्रभावी ढंग से रोकना और ऐसे अपराध करने वाले अभियुक्तों को कठोर सजा दिलाना है। इसका प्रावधान क्या है? नाबालिग, दिव्यांग, मानसिक रूप से दुर्बल व्यक्ति, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के अवैध मतांतरण में न्यूनतम 5 वर्ष या अधिकतम 14 वर्ष तक की कठोर कारावास और न्यूनतम 1 लाख रुपए का जुर्माना का प्रावधान किया गया। सामूहिक अवैध मतांतरण में न्यूनतम, यहाँ पे सामूहिक में है, याद रखेंगे सामूहिक 7 वर्ष अधिकतम 14 वर्ष तक के कठोर कारावास और न्यूनतम 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। और यदि कोई व्यक्ति धर्म संपरिवर्तन के आशय से किसी व्यक्ति के जीवन या संपत्ति को भय में डालता है, हमला करता है या विवाह या यौन संबंध स्थापित करता है या महिलाओं की तस्करी करता है तो न्यूनतम 20 वर्ष तथा अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। गंभीर अपराधों की तरह अब कोई भी व्यक्ति अवैध मतांतरण की FIR भी दर्ज करा सकता है और ऐसे मामलों में न्यायालय पीड़ित के इलाज और पुनर्वास की धनराशि जुर्माने के रूप में निर्धारित करेगा। अगला प्रश्न है, अगस्त 2024 में कौन उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाले हैं राजेश वर्मा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राजेश वर्मा। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र SCR के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 19 जुलाई 2024 को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR की तर्ज पर SCR के गठन से संबंध में अधिसूचना जारी की गई। क्या यह सही है? याद रखें, क्या यह सही है? तो यस, ये एकदम सही है। अधिसूचना के अनुसार SCR में कुल 6 जिलों के 27,826 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल होंगे। यह कथन भी सही है। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र SCR की बात करेंगे तो इसके गठन से संबंध में अधिसूचना जारी की 19 जुलाई 2024 को। जारी करता है आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार। इसका गठन होगा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR की तर्ज पर। अधिसूचना के अनुसार SCR में शामिल होगा कुल 6 जिलों का 27,826 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र।
इसके लिए शामिल किया जाएगा लखनऊ का 2528 वर्ग किलोमीटर, हरदोई का 5985 वर्ग किलोमीटर, सीतापुर का 5743 वर्ग किलोमीटर और उन्नाव का 4558 वर्ग किलोमीटर, रायबरेली का 4609 वर्ग किलोमीटर और बाराबंकी का 4402 वर्ग किलोमीटर इसमें क्षेत्र शामिल किया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन की देखरेख और नए परिभाषित क्षेत्र के भीतर संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना को भी मंजूरी दे रही है। यूपीएससीआरडीए के अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री और इसके उपाध्यक्ष होंगे राज्य के मुख्य सचिव। अगला प्रश्न है आपका, मित्र वन पहल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मित्र वन पहल, जुलाई 2024 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत वन मित्र पहल शुरू करने की घोषणा की थी। ठीक है, तो यह कथन आपका एकदम सही हो जाएगा, याद रखिएगा। पहला कथन इसमें जो है सही हो जाएगा। वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत उत्तर प्रदेश और पड़ोसी देश नेपाल की सीमाओं पर वन मित्र की स्थापना की जाएगी, ये भी सही है। इसके तहत या इसके लिए 35 वन प्रभागों द्वारा स्थानों का चयन किया गया है। कौन कौन से कथन सही है? सभी कथन सही है, तो डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। मित्र वन पहल क्या है? मित्र वन पहल एक बार इसके बारे में देख लीजिए। मित्र वन पहल से संबंधित राज्य है उत्तर प्रदेश। शुरू करने की घोषणा 7 जुलाई 2024 को होती है। घोषणा करता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसके पहल के तहत मित्र वन स्थापित किए जाएंगे। वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत उत्तर प्रदेश और पड़ोसी देश नेपाल की सीमा पर इसे स्थापित किया जाएगा। इसके लिए स्थानों का चयन किया गया और 35 वन प्रभागों द्वारा मुख्य उद्देश्य 35 करोड़ पौधे लगाकर हरित क्षेत्र को बढ़ाना है। वन विभाग मित्र वन की स्थापना करेगा और महाराजगंज के सोनौली, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, बहराइच और पीलीभीत समेत नेपाल के सटे जिलों की सीमाओं पर इसको स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, जुलाई 2024 को टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने कहां से उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर टाटा पावर के संग नामक पहल की शुरुआत की गई है? घर घर सोलर टाटा पावर के संग, तो यह आपका वाराणसी में शुरू की गई है। इस पहल की शुरुआत याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल की शुरुआत वाराणसी में शुरू की गई। कब शुरू की गई? 5 जुलाई 2024 को यह शुरू की गई है टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड के द्वारा। इस पहल का शीर्षक है घर घर सोलर टाटा पावर के संग। पहल का उद्देश्य है उत्तर प्रदेश के हर घर में रूफटॉप सोलर समाधान उपलब्ध कराना है और राज्य में उपभोक्ता सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन पर अधिकतम 1,08,000 रुपए तक इसमें सब्सिडी भी दिया जाएगा। ठीक है, और साथियों आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। कैसी लगी आप सभी को क्लास कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर साथियों क्लास पसंद आई हो, इसमें संपूर्ण जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इस बुक के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपको करवाया गया है। साथियों पसंद आया हो अगर क्लास, तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आगे और भी जितने इसी बुक से क्वेश्चन हो सकते हैं, क्वेश्चन नए मिलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होंगे वो आपके लिए लाए जाएंगे। और ये जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे इस बुक के, वो आपको आज की क्लास में करवाया गया है। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आया होगा और सभी लोग टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए, उसमें इस क्लास का PDF भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। याद रखिएगा, इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा और सभी साथी क्लास को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। याद रखें, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।